अनुच्छेद 20, ठीक है, आर्टिकल 20, ठीक, ये भी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही लिखा हुआ है, ठीक है। और क्यों लिखा है उसकी चर्चा हो गई थी। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी आपराधिक मामलों में जो दोष सिद्ध आदि प्रदान की जाती है उससे संबंधित कुछ बेसिक नियम लिखे हैं, संरक्षण दिए गए हैं, ताकि अनुच्छेद 21 में जो शब्द मिले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसका भी उल्लंघन ना हो, किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो। अनुच्छेद 14 में जो लक्ष्य और रास्ते दिए हुए हैं, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसका भी उल्लंघन ना हो, ठीक। आप लोगों से कई बार बताया कि कोई भी मूल अधिकार इंडिविजुअल नहीं होता है, सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो तमाम बातों को लिया जाए तो अनुच्छेद 20 उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि हो रही है उसके संबंध में संरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी ही प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 14 में कही गई, और यहाँ लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है राइट टू फ्रीडम, वहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी और फ्रीडम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 20 में, ठीक है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक। गंभीर विषय है, गंभीर विषय है, ठीक है। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, या इस टाइप से जो हमारे हाव भाव के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति हो सकती है, उसके संबंध में चर्चा हो गई। यहाँ पर फिजिकली होने की भी संभावना होती है, आपराधिक विधियों में आप जानते हैं फिजिकल पनिशमेंट भी जो है रहता है। तो एक तरीके से जो 21 अभी आगे आएगा उसकी एक न्यू भी तैयार हो रही है यहाँ पर, कि संरक्षित किया गया है। यानी कि अगर 21 में, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसी को ना समझ में आए तो 20 को पढ़ ले, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है यह भी जानिए, और साथ ही साथ आपको क्या जानना है, साथ ही साथ क्या जानना है कि इंडिविजुअल आर्टिकल 20 के जरिए एक गंभीर मामले में प्रोटेक्शन दिया गया है। अदरवाइज देखिए, स्टेट की जो भूमिका होती है, राज्य की जो भूमिका होती है, ठीक है, सॉवरेन भूमिका में रहता है, संप्रभु के रूप में रहता है। और आप जानते हैं कि संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विधिक व्यवस्था में लागू रहता है। टार्ट लॉ में आप लोग पढ़ते हैं संप्रभु उन्मुक्ति का जो सिद्धांत होता है, यानी कि संप्रभु को तमाम कार्यों के लिए उन्मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, यानी उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब पहले की जो अवधारणा थी, ज्यूरिस्प्रूडेंस जब आप पढ़ेंगे, पहले की जो संप्रभु की अवधारणा थी वो राजा, नवाब, सुल्तान या इस टाइप के संप्रभुओं की थी। आज लोकतंत्र में भी संविधान में पहला शब्द ही है भारत को संप्रभु संपन्न बनाना है, उसके लिए तो संप्रभुता शब्द का उल्लेख उद्देशिका में भी किया गया है। तो इस लोकतंत्र के दौर में, गणतंत्र के दौर में संप्रभुता की नए सिरे से व्याख्या होती है कि अब संप्रभु कौन होगा या संप्रभु शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, जो सॉवरेन पावर्स होती हैं उनका प्रयोग किस तरह किया जाएगा। ऐसा ना हो कि लोकतंत्र गणतंत्र का मजाक बन जाए, ठीक है। कई बार हम पॉलिटिकली ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, सत्ता पक्ष के विरुद्ध विपक्ष के बहुत से ऐसे आरोप रहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं कि इस संप्रभुता का उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो एक दौर गुजरा था भारत में, ठीक है, एक दौर गुजरा था भारत में, काला कानून का दौर। काला कानून किसे कहा गया था, कब बना था? अभी हाँ, रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919 में, 1919 में, ठीक। हाँ, 20 भी
अभी 22 तो डायरेक्टली उसी जैसा हो जाएगा, ठीक है, 22 डायरेक्टली उसी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ 20, 21, 22, 20 भी दो सिद्धि की बात कर रहा है, 21 भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रहा है, 22 भी अरेस्ट संबंधी बात कर रहा है, डिटेंशन संबंधी बात कर रहा है। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन क्रमशः लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं हम जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो दौर गुजर के हमारा आया है, ठीक है, वो 19, 20, 21, 22 का सीधे फेल्योर था, इसीलिए हम गुलाम की जिंदगी जीते हुए आए, ठीक है। उन सब का निवारण किया गया है तमाम आर्टिकल्स के जरिए। उसके बहुत अच्छे उदाहरण आर्टिकल 20 दो सिद्धि में भी अब आप विधि की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखेंगे, उन्हें संविधान में मूल अधिकार के रूप में दर्ज कर दिया गया है, ठीक। 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई। और 22 भी इसी से रिलेटेड कि अगर आपकी पर्सनल लिबर्टी भंग की जाती है, डिटेंशन की कैटेगरी आती है, अरेस्ट की कैटेगरी आती है, तब भी आपको एक स्थापित नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज समस्या हो जाएगी। यानी कि क्या रिलेशनशिप है, जो संप्रभुता है उसकी पावर्स और इस लोकतंत्र गणतंत्र के दौर में हम भारत के लोगों की पावर्स जो है या जो भी चीज़ें हैं, स्थिति है, स्टेटस है, उसका एक सामंजस्य है। उसी सामंजस्य में यह भी आता है कि यदि अपराधों के लिए दोष सिद्ध, आम आदमी तो छोड़िए, अपराधियों को भी हमने संरक्षण दे रखा है, दोष सिद्ध का मामला है तो उसके लिए इन मूल नियमों को फॉलो किया जाएगा, जो नियम आपके नेचुरल जस्टिस से निकल करके आए हैं, प्राकृतिक न्याय के नियमों से निकल करके आए हैं। यानी कि जब स्लेवरी का ज़माना था, दासत्व का ज़माना था, उस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि लोगों के इस प्रकार के अधिकार छीन लिए जाते थे, इस प्रकार से उनको रखा जाता था कि वो दास की कैटेगरी में चले जाते थे। आज हमको फिर से दास की कैटेगरी में ना जाना पड़े, हम मजबूर ना रहें। कोई भी सत्ता, सॉवरेन, स्टेट, गवर्नमेंट कुछ भी हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग ना करें कि हमारे इंटरेस्ट सब डिस्टर्ब हो जाए, चाहे कोई अपराध के संबंध के मामले में हो, चाहे नॉर्मल कंडीशन के मामले में हो, सभी चीज़ों को आपको मेंटेन करके चलना है। तो उसी संबंध में है आर्टिकल 20, जिसमें आपके 3 नियम लिखे हुए हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये भी जानिए, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है ये अधिकार। किसे प्राप्त है? सिर्फ नागरिकों को नहीं, सभी व्यक्तियों को, क्योंकि अपराधी विदेश का भी यहाँ पर मिल सकता है या यहाँ आकर अपराध भी जो है ऐसा भी कार्य कर सकता है जो ऑफेंसेस की कैटेगरी में चला जाए। हर बात को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया कि यह प्रोटेक्शन सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों को प्राप्त था, वैसे ही आर्टिकल 20 भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इनके लिए क्या कहा गया, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो दिया गया वो दिया गया कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, ठीक है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब यहां पर मूल बात आती है कार्योत्तर विधियां या पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है। तो एक शब्द लगातार हमारा चर्चित रहता है, भूतकालिक प्रवर्तन, यानी कि विधि आज बन रही है लेकिन उसे लागू पिछली डेट से किया जा सके। तो क्या यह संभव है? तो हाँ, यह संभव है, लेकिन संविधान में स्पष्ट कह दिया गया कि आपराधिक मामलों में यह लागू नहीं होगा। यानी कि बहुत स्पष्ट जानिए क्या कहने का मतलब है। आपराधिक लिखना भी है, मामलों में विधियों का प्रवर्तन भूतकालिक नहीं होगा। बहुत सीधी बात, आपराधिक मामलों में विधियों का प्रवर्तन भूतकालिक नहीं होगा। कई तरीके से यह प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत सिंपल भाषा में जानना है, इसका यह भी अर्थ निकलता है, ठीक है, और भी अर्थ निकलेंगे, सारी बातें पूछी हुई हैं। जब किसी बात को अपराध, ठीक है, घोषित किया जाए या निषिद्ध
किया जाता है, के पश्चात, यही विशेष बात यही है, के पश्चात ही लगाइए, के पश्चात ही, ठीक है, दंडनीय हो सकता है। पहले के कार्य के लिए नहीं। ठीक, बहुत सीधी सी बात आप जानिए कि कोई भी बात ऐसी है जिसे आज की डेट में अपराध घोषित किया जा रहा है, वही बात अगर कल की डेट में किसी ने कर रखा है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। जब तक लॉ में स्ट्रिक्ट निर्वचन होता है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है आपराधिक मामलों में, जो ऑफेंसेस से रिलेटेड बातें हैं, लॉज हैं, जिस दिन जिस समय से उद्घोषणा की जाती है कि आज से यह बात लागू होगी, उसके बाद ही अगर कोई उसे जो है अवरुद्ध करता है या उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है, तभी वो डिटेन किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। उससे पहले वही कार्य किया हुआ है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ये प्रोटेक्शन संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये तो जब घोषित कर दिया गया, यानी कि ग्रेविटी बढ़ा दी गई, अपराध की कैटेगरी में ला दिया गया, तब से लागू होगा। अगर मान लीजिए कोई बात पहले से अपराध घोषित है, आज उसे समाप्त किया जाता है या उसके संबंध में दंडों को घटाया जाता है और अभी ट्रायल चल रहा है, तो बेनिफिट जो दिया जाता है वो एक्यूज्ड को दिया जाता है। ठीक है, बेनिफिट की अगर बात आएगी तो एक्यूज्ड को दिया जाएगा कि वर्तमान में पनिशमेंट घटा दी गई है या वो ऑफेंस नहीं रह गया है, तो इसका बेनिफिट एक्यूज्ड को दिया जा सकता है। ठीक है, बढ़ाए हुए जिसकी ग्रेविटी बढ़ाई जा रही है, नए सिरे से ऑफेंस घोषित किया जा रहा है, उसका पिछले से किसी से संबंध नहीं होगा। यही है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर, कोई दिक्कत? 20 का फर्स्ट पार्ट आपका यह रहा और 20 का सेकंड पार्ट जब आता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी या दोहरे दंड से संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, खाली जीएस के लिए इसे पढ़ना है तो बस ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है कि किसी एक ही कार्य के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि लॉ के संबंध में हम पढ़ रहे हैं तो कुछ और बातों को भी जानना पड़ेगा, यानी कि एक ही कार्य, ठीक है, दोबारा दंडित नहीं। ठीक है, एक ही बात के लिए 2 बार आप दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य सा एक उत्तर हुआ, लेकिन लॉ के विद्यार्थियों को इससे ज़्यादा जानना है कि यह नियम लागू कब होता है। ठीक है, जिसको आप रेस जुडिकेटा के रूप में भी पढ़ते हैं कि नहीं? प्रांग न्याय का सिद्धांत, इस रूप में पढ़ते हैं। ठीक, प्रांग न्याय का सिद्धांत जब हम प्रक्रिया विधि में पढ़ेंगे कहीं पर तो वो डिटेल पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी लैटिन मैगजिम्स हैं, क्या क्या है, डिटेल में बहुत सी बातें आती हैं, 3 थ्योरीज पर ये वर्क करता है, वो सब बात की बात। थोड़ा हिस्सा यहाँ जानना है, थोड़ा हिस्सा। अब यहाँ पर प्रांग न्याय के सिद्धांत में या प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी के सिद्धांत में पहली बात यह जानने की जरूरी है कि किसी भी बात पर दोबारा काम ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का कार्य ना किया जाए, वो कंडीशन लागू कब होती है? वो कंडीशन लागू कब होती है कि ये दोबारा दंड देना, दोबारा कुछ भी होने का अर्थ क्या है? तो जीएस से हटकर विधि में हम आते हैं, तो यह सिद्धांत कब कार्य करता है, इसके लिए आपको जानना कुछ जरूरी है, जानना कुछ जरूरी है। एक ही कार्य के लिए कब? जब गुण दोष पर विचार करते हुए अंतिम निर्णय दिया जा चुका हो। यह एक बहुत सिंपल सी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब गुण दोष पर विचार करते हुए अंतिम निर्णय दिया जा चुका हो, तब प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी लागू होगा। ठीक,
यदि उस मामले के गुण दोष पर विचार नहीं किया गया है, प्राइमा फेसी कोई बात नहीं बन रही थी, उसी समय मामले को रोक दिया गया है, तो दोबारा उस मामले को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर अंतर, बेसिक अंतर आप नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंग्वेज में आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब हम क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर में आते हैं, ठीक है, जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर में आते हैं तो इस गुण दोष पर जो विचार की बात है, इसको क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या कहते हैं? गुण दोष पर विचार करना, किसी बात के, किसी मामले के गुण दोष पर विचार करना क्या कहा जाता है? ट्रायल, विचारण। ठीक है, ट्रायल, विचारण कहा जाता है। ठीक, अब बात आई कि विचारण, विचारण कब शुरुआत होती है, कब नहीं, तो उसकी प्रक्रिया सीआरपीसी में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से विचारण तब शुरू होता है जब प्रथम दृष्टया मामला मिल जाए, चार्जेस बना दिए जाएं और वो चार्जेस को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। ये एक संक्षिप्त प्राइमरी प्रक्रिया होती है के पश्चात ही गुण दोष का विचारण शुरू होता है। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास मामला पहुंचा और प्रथम दृष्टया उसको लगता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और उसी जगह पर मामले को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बिना गुण दोष पर विचार किए प्रथम दृष्टया ही, तब यह नियम लागू नहीं होता है। लेकिन प्रथम दृष्टया मामला मिल रहा है और वो आगे की प्रक्रिया आरंभ कर देता है उन साक्ष्यों के आधार पर, चार्जेस का बनाना और हर चीज, तो विचारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर बिना गुण दोष पर कमेंट किए हुए, विचार किए हुए मामले को क्लोज सामान्य रूप से नहीं किया जाता है। इस छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। यदि इसके पश्चात, विचारण के पश्चात जो ऑर्डर होता है वो या तो दोष मुक्ति का होता है, एक्विटल का होता है, या दोष सिद्धि का होता है। कन्विक्ट का होता है। ठीक है, कन्विक्शन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुण दोष पर विचारण करने के बाद या तो दोष मुक्त किया जाता है या दोष सिद्ध किया जाता है, तब यह नियम लागू होगा कि अब यदि वो दोष मुक्त भी कर दिया गया है उस मामले पर, जिस मामले के संबंध में गुण दोष का विचारण हुआ है, तो दोबारा अगर आपको एविडेंस मिल भी जाता है कि ये तो दोषी था, दोष मुक्त हो गया है, नए सिरे से नया वाद उसी मामले में लाया नहीं जा सकता है। अपील की सीमा है तो अपील के दौरान आप उन एविडेंसेस को सबमिट कर दीजिए। अपील की सीमा भी समाप्त हो गई है, अपील भी डिसाइड हो गई है, तो भी आप उन एविडेंसों के आधार पर नए सिरे से नए मामले में नई विचारण करा सकते हैं। नया विचारण प्रतिसिद्ध होता है। प्रश्न आया हुआ है कि इसका अर्थ है कि एक ही कार्य के लिए, एक ही बात के लिए यदि एक बार विचारण हो गया है, ठीक है, प्राइमरी ज्यूरिस्डिक्शन का प्रयोग करते हुए, प्राथमिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, तो दोबारा प्राथमिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए नया विचारण उसी मामले पर, उन्हीं फैक्ट्स पर नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का ढंग देखिए कि यह सीधी लाइन भी पूछता है, ठीक है, इस तरीके से भी पूछता है, प्राइमरी ज्यूरिस्डिक्शन से जोड़ करके भी पूछता है, नया विचारण शब्द भी जोड़ करके पूछता है, हर एक तरीके से। तो वो क्या लिखता है ये आपकी समझ में होना चाहिए कि नया नहीं हो सकता है। ठीक है, नया नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक, बहुत स्पष्ट। हाँ, अब एक और बात, अनुच्छेद 20 का तीसरा पार्ट कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ठीक, अब ये बहुत अच्छी बात लिखी गई। ठीक है, एक बहुत प्रचलित शब्द है थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री, बहुत कुछ दबाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जान रहे थे, हम पूरा इतिहास देखते हुए आए थे कि लोगों को बाध्य कर दिया जाना ये एक मानव अधिकार का, मूल अधिकार का नहीं, मानव अधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन होता है। ठीक है, क्योंकि लॉ में एक इस्टेब्लिश थ्योरी है, ठीक है, स्थापित सिद्धांत है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं होगा। ठीक है, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं होगा। तो उसी का एक एक्सप्लेनेशन है कि आपको यदि बाध्य करके गवाही दिलाई जाए,
स्वयं को दोषी आप कहने के लिए बाध्य हो जाएं, तो यहाँ पर लॉ फेल हो जाता है, जस्टिस फेल हो जाती है। ठीक है, विधि या न्याय के नियम कहते हैं कि आपको शक्तियां दी गई हैं कि वास्तविक फैक्ट्स को निकालिए, मूल्यांकन करिए और उसके आधार पर निर्णय कीजिए। किसी की बाध्यता का दुरुपयोग मत करिए, किसी को बाध्य करके उसे जो है कन्विक्ट मत करिए उसके स्टेटमेंट के आधार पर, उसके कन्फेशन के आधार पर। और प्रोटेक्ट कर दिया गया कि स्वेच्छया आप स्वयं के विरुद्ध भी साक्ष्य दे सकते हैं, स्वेच्छया आपके कार्य का। आप देखिए बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है आईपीसी में कि तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको अपराध घोषित किया गया है और उसके साथ लगाया गया स्वेच्छया यदि आप करते हैं तो आप अपराध कैटेगरी में आएंगे, मजबूरी में नहीं। जनरल एक्सेप्शन में भी धमकी को प्रोटेक्ट किया गया है कि धमकी द्वारा अगर कोई कार्य कराया जाता है तो आपने कोई अपराध नहीं किया है। तो वही बात है कि ये आत्म अभिशंसन से संरक्षण अधिशासन, इसी सब संदर्भ में मैंने कहा था कि स्टेट सॉवरेन स्थिति में है, अंडू इन्फ्लुएंस की स्थिति में होता है, अधिशासन की स्थिति में होता है। वो दबाव बना करके, ठीक है, अगर कोई बात करता है तो न्याय नहीं रह जाएगा। ठीक है, वो न्याय नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं। ठीक है, यानी कि तमाम लॉज को पढ़ने पे बहुत स्पष्ट होता है कि जो स्टेट होता है वो सॉवरेन की स्थिति में होता है, अंडू इन्फ्लुएंस की स्थिति में होता है, दबाव बनाने की स्थिति में होता है। तो यदि उसके इस पावर को, इस स्थिति को, ठीक है, ऐसे नहीं रखा जाएगा, आपको प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जाएगा, तो दुरुपयोग होने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो न्याय की जगह अन्याय की व्यवस्था हावी हो जाएगी। ठीक है, मत्स्य न्याय की व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को आके खा लेगी, उसी का राज होगा। तो ऐसी व्यवस्थाओं में भारत देश ना जाने पाए, इसलिए प्रोटेक्ट किया गया कि स्वयं के विरुद्ध किसी को भी साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि बाध्य किया जाता है तो फिर ये अनुच्छेद 20 के तीसरे क्लास का उल्लंघन होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान किया गया है सभी व्यक्तियों को। ठीक है, यानी कि अधिशासन की स्थिति से बचाव दिया गया है। ठीक है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर शैल भी लिखा हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है, शैल भी लिखा हुआ है। ठीक है, शैल भी हर जगह लिखा है, 2 में 3 में, अपवादित बहुत रेयर केसों में भी। अब यहाँ पर इसके लिए एविडेंस एक्ट के सेक्शंस आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, 24, 25, 26, 27, 28 कौन से नियम लागू होंगे, किस प्रकार लागू होंगे, कैसे उसका उपयोग किया जाएगा एविडेंस के दौरान, वो सारी बातें वहाँ संविधान संगत रूप में लिखी हुई हैं। जब आप एविडेंस पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा होगी कि कन्फेशन की स्थिति क्या है, क्या कन्फेशन आर्टिकल 20 के 3rd क्लास के अंतर्गत है या इसका बचाव है, जो भी है, क्या रिलेशनशिप है। तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि बाध्य नहीं, स्वेच्छया किया जा सकता है। ठीक है, बाध्यता आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो स्टेट की पावर से बचाव दिया गया है, किसी को भी अपने विरुद्ध साक्षी देने के लिए बाध्य करने की सर्कमस्टांसेस का निर्माण ना हो। बहुत सरल भाषा में सीधे तौर पर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है?